4 नवंबर 2017 सऊदी अरब के रियाद का रेड गार्डन होटल, जिसमें आमतौर पर सऊदी के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, शहजादे और मंत्री किसी बिजनेस मीटिंग या फिर बड़ी डील के लिए मिला करते थे। लेकिन यह होटल इस दिन एक कैदखाना बन चुका था। करीब 400 लोगों को यह कहकर आमंत्रित किया गया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस उनसे बातचीत करना चाहते हैं। बुलाए गए इन मेहमानों में सऊदी अरब के रॉयल परिवार के सदस्य थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाइकून और ताकतवर मंत्री भी इसमें शामिल थे। सभी ठाठ बाट में पहुंचे। उन्हें लगा कि आज सऊदी क्राउन प्रिंस उनके साथ कोई बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। सऊदी के भविष्य को लेकर चर्चा होगी। लेकिन सभी का ये अरमान धरा का धरा रह गया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा छाने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह रात सऊदी के इतिहास की सबसे काली रात होने वाली है। कुछ ही वक्त में सऊदी के खुफिया एजेंसी के अफसर होटल में दाखिल होते हैं। मेहमानों को यह लगने लगा कि लगता है दाल में तो कुछ काला है। होटल में बुलाए गए मेहमानों को अलग अलग कमरों में ले जाया गया। उनकी आंखों में पट्टियां बांधी गई। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था उनके साथ ये चल क्या रहा है। उनके हाथ बांध दिए गए, उन्हें पीटा जाने लगा। फिर उनसे पूछा गया, पैसा कहाँ है। मेहमानों को धमकियां दी जाने लगी कि अगर सऊदी सरकार को अपना सारा पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो उनके प्राइवेट लाइफ से जुड़ी खुफिया जानकारियां लीक कर दी जाएंगी। कई लोग डर कर पैसा ट्रांसफर करने लगे और हामी भर दी कि वही कहा न मानने वालों को खूब टॉर्चर किया गया। इस पूरी कार्रवाई के पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम सामने आया। कहा गया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के नाम पर की जा रही है। इस घटना के बाद सऊदी सरकार ने दावा किया कि बिजनेस टाइकून 107 अरब डॉलर वसूल किए गए। ये सारे पैसे ब्लैक मनी थे। हालांकि इस कार्रवाई के बाद होटल से बाहर निकले लोगों ने कहा कि इस एक्शन के जरिए एमबीएस पूरे सऊदी अरब को बताना चाह रहे थे कि वो कितने ताकतवर हैं। यमन पर हमला बोलकर वहां भीषण तबाही लाना हो, लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को बंधक बनाना, कतर का ब्लॉकेट करना, यूएई और बहरीन की इजराइल से दोस्ती, अमेजॉन और वाशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बोजस का फोन हैक करवाना। एक नाम जो हमेशा चर्चा में रहा वो है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो ग्लोब मास्टर। ऐसे में आइए शुरू करते हैं वो कार्यक्रम जो दुनिया भर के किस्से सुनाकर, विदेशी जगत की नजीरें बताकर ये समझने समझाने की कोशिश करता है क्योंकि विश्व से सबक लेकर देश को हम कैसे बेहतर करें। मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 क्या है, जिसके जरिए वो सऊदी को एक मॉडर्न मुल्क बनाना चाहते हैं। मुल्क की रूढ़िवादी सोच को बदलने का दावा करने वाले मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शासनकाल में मानवाधिकार को कुचल दिया। बात करेंगे एमबीएस की उस डार्क साइड की भी, जब एक पत्रकार की आवाज को कुचलने के लिए सऊदी एम्बेसी में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सऊदी अरब का संक्षिप्त इतिहास कहानी बताए उससे पहले जरा ग्लोब पर सऊदी अरब का नक्शा जान लीजिए। सऊदी अरब वेस्ट एशिया के मुहाने पर बसा है। एरिया के मामले में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसका पश्चिमी किनारा रेड सी यानी लाल सागर से मिलता है। रेड सी पार करते ही अफ्रीका शुरू हो जाता है। सऊदी अरब की जमीनी सीमा 8 देशों जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यमन, ओमान और यूएई से मिलती है। जमीनी सीमा का विस्तार 4,272 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा 2,640 किलोमीटर लंबी है। यहाँ की कुल आबादी 3 करोड़ 60 लाख है। धर्म के हिसाब से 93% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसमें से 90% सुन्नी और बाकी शिया हैं। 4% ईसाई और बाकी में दूसरे धर्म आते हैं। सऊदी अरब की आधिकारिक भाषा अरबी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यही इसका सबसे बड़ा शहर भी है। इस्लाम का पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में ही स्थित है। 7वीं सदी की शुरुआत में मक्का में इस्लाम का उदय हुआ। कुछ ही सालों के भीतर ये एशिया से लेकर यूरोप तक फैल गया। मक्का और मदीना इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल बन गए। 1932 में शाही आदेश के तहत किंगडम ऑफ सऊदी अरब की स्थापना की गई। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद पहले बादशाह थे। इन्हीं के परिवार ने आगे चलकर सऊदी अरब पर राज किया। 1938 में सऊदी अरब में तेल के कुओं की खोज हुई। अमेरिका के साथ सऊदी अरब के रिश्ते बने। सऊदी अमेरिका को तेल देता था और बदले में अमेरिका ने सऊदी को मिलिट्री सपोर्ट मुहैया कराई। 1952 में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर खाड़ी के युद्ध में हिस्सा लिया। सऊदी अरब की जीडीपी लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि लगभग 82 लाख करोड़ रुपए है। आर्थिक आंतरिक से लेकर देश के सभी अहम मुद्दों में किंग सलमान की भूमिका
सऊदी अरब के फाउंडर थे। इब्न सऊद, उनके 45 बेटे हुए, उनमें से 9 बचपन में गुजर गए। बचे 36 बेटों में से 25वें नंबर के पुत्र सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद, उन्हें जनवरी 2015 में सऊदी की सत्ता मिली। ताजपोशी के वक्त किंग सलमान की उम्र 79 साल थी। सऊदी में एक परंपरा जो इब्न सऊद ने बनाई थी कि राजा के गद्दी त्यागने के बाद बेटों से पहले किंग के भाई को गद्दी मिलेगी। लेकिन इब्न सऊद की वर्षों से बनाई ये परंपरा 2015 में टूटी और किंग सलमान ने अपने गद्दी के अगले वारिस के लिए किसी भाई को नहीं बल्कि अपने भतीजे प्रिंस नायफ को यह पद दिया। इसके साथ ही किंग सलमान के तीसरे बेटे 26 वर्ष के मोहम्मद बिन सलमान को दूसरा क्राउन प्रिंस और देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। जून 2017 में क्राउन प्रिंस नायफ को कैदी बना लिया गया और इस्तीफा देने या नजरबंदी में रहने का विकल्प दिया गया था। जहां से बचना मुश्किल था, प्रिंस नायफ ने पहले विकल्प को ही चुनना बेहतर समझा और 21 जून 2017 की सुबह प्रिंस नायफ ने कहा, मैं अब आराम करना चाहता हूं, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। 3600 करोड़ की पेंटिंग, 2500 करोड़ का महल। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही अमीरी, शाही परिवार के सोने से महल और शानो शौकत याद आ जाती है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी शाही परिवार के टॉप 10 रईसों में से शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज पर हाथ रखते वो उनकी हो जाती है। प्रिंस की लग्जरी लाइफ के ढेरों किस्से हैं। साल 2015 की बात है, प्रिंस सलमान फ्रांस में छुट्टी मना रहे थे। समुद्र किनारे बैठे बैठे उन्होंने एक यार्ड देखी। क्राउन प्रिंस को वो यार्ड पसंद आ गई। उन्होंने महज 2 घंटे में सौदा तय किया और 3,300 करोड़ रुपए में यार्ड क्राउन प्रिंस की हो गई। प्रिंस की रईसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने 25वें जन्मदिन पर मालदीव में एक आइलैंड ही किराए पर ले लिया था। इसके लिए एक दिन का खर्च 57 करोड़ रुपए था। साल 2015 में फ्रांस में दुनिया का सबसे महंगा घर बिका और वो खबरों में भी रहा। साल 2017 में खबर आई कि इस घर का मालिक और कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। इस घर की कीमत उस समय करीब 21 अरब 48 करोड़ रुपए थी। 17वीं सदी के इस घर में फव्वारों के अलावा साउंड लाइट्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। सभी को सिर्फ एक आईफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। इस घर में दुनिया भर की शराब के लिए एक बड़ा सा हॉल है। मोहम्मद बिन सलमान बहुत सारी लग्जरी कारों और प्राइवेट जेट के भी मालिक हैं। शाही परिवार का सदस्य होने के नाते उनके पास दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियां और एयरक्राफ्ट हैं। कार कलेक्शन की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान लगभग $3 मिलियन की बुगाटी वेरॉन के मालिक हैं, जो कि दुनिया की सबसे महंगी और तेज गाड़ियों में से एक है। लग्जरी लाइफस्टाइल की बात इतने में खत्म नहीं होती। साल 2017 में 34 अरब रुपए की लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग खरीदी थी। इसके अलावा उनके पास 31 अरब का लग्जरी याट है। यमन पर सऊदी की स्ट्राइक। साल 2015 में सऊदी अरब ने पड़ोसी यमन में चल रहे गृहयुद्ध में एंट्री लेते हुए हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से सैन्य सहायता प्राप्त करके सऊदी यूएई के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूती के कब्जे वाले इलाकों पर 20,000 से ज्यादा हमले किए। मानवाधिकार समूहों ने सऊदी यूएई के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना पर नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य बुनियादी ढांचों पर अंधाधुंध बमबारी करने का आरोप लगाया। अप्रैल 2018 में टाइम से बात करते हुए एमबीएस ने यमन में सऊदी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप का बचाव करते हुए कहा था कि सैन्य अभियान में गलतियां होती हैं। लंबे समय से चल रहे युद्ध में हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और देश का अधिकांश हिस्सा अकाल के कगार पर पहुंच गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री का अपहरण कर लाइव टीवी पर दिलवाया इस्तीफा। सऊदी पर लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को हिरासत में लेने के आरोप भी लगाए गए थे। दावा किया जाता है कि हरीरी जब नवंबर 2017 में सऊदी अरब गए तो उनके आगमन पर उनका फोन जब्त कर लिया गया और एक दिन बाद उन्होंने सऊदी अरब के स्वामित्व वाले एक टेलीविजन चैनल पर लाइव अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान उन्हें टेलीविजन पर पढ़ने के लिए उनका इस्तीफा भाषण दिया गया। इस कदम से लेबनान में आक्रोश फैल गया, जिसे सार्वजनिक रूप से एक संप्रभु राज्य के प्रधानमंत्री के दूसरे देश द्वारा अपहरण के रूप में देखा गया। हरीरी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध काम होने का आरोप लगाया था। उस दौरान राष्ट्रपति मिशेल ओन ने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
और रियाद के अधिकारियों से अपने देश के हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री को रिहा करने का आह्वान किया। हरीरी ने अपनी ओर से ईरान और हिजबुल्लाह पर लेबनान को अस्थिर करने का आरोप लगाया और 2 हफ्ते तक सऊदी की राजधानी में रहे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मध्यस्थता के बाद हरीरी अंततः कुछ सप्ताह बाद बेरूत लौट आए और अपना इस्तीफा वापस ले लिया। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। 2018 में सऊदी अरब ने महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी, जिसे कई लोगों ने देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रगतिशील कदम माना। आमतौर पर इस फैसले के पीछे मुख्य भूमिका एमबीएस को ही माना गया। सऊदी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के एक समूह को भी इसके पीछे एक बड़ी वजह बताया जाता है। समूह ने 1990 के दशक में पहली बार गाड़ी चलाने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी और तब से सार्वजनिक रूप से इस अधिकार के लिए आवाज उठाता रहा है। आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध हटाए जाने से कुछ सप्ताह पहले ही सऊदी अरब सरकार ने महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, जिनमें 2 महिलाएं थीं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गिरफ्तारियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये एमबीएस द्वारा ये दिखाने का प्रयास है कि वो अपने शासन की आलोचना स्वीकार नहीं करेंगे। सिर्फ एक महिला और ट्वीट पर भिड़े सऊदी अरब कनाडा। 2018 में सऊदी अरब ने कई हाई प्रोफाइल महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इनमें समर बदावी भी शामिल थे, जिनके भाई असंतुष्ट रईफ बदावी भी उस समय जेल में बंद थे, जिसके बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध भी टूट गए थे। मंत्रालय ने अगस्त 2018 में अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर लिखा, कनाडा सऊदी अरब में नागरिक समाज और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त गिरफ्तारियों से गंभीर रूप से चिंतित है, जिसमें समर बदावी भी शामिल हैं। हम सऊदी अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे उन्हें और अन्य सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करें। इसके बाद सऊदी अरब ने भी पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि उसके मामलों में कनाडा का हस्तक्षेप संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन है। मंत्रालय ने कनाडा से अपने राजदूत को वापस बुलाने की घोषणा कर दी। इसके बाद कनाडा के राजदूत डेनिस होराक को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया तथा उन्हें देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया। तुर्की में की गई थी खशोगी की हत्या। 2 अक्टूबर 2018 जगह थी इस्तांबुल। दोपहर को 1 बजे दूतावास में दाखिल हुआ। उन्हें कागजात बनवाने के नाम पर एम्बेसी बुलाया गया था। वो बिल्डिंग में अंदर गए लेकिन बाहर नहीं आ पाए। पता चला कि एम्बेसी के अंदर उस शख्स की हत्या कर दी गई। मारे गए शख्स का नाम था जमाल खशोगी। वॉशिंगटन पोस्ट के एक स्तंभकार खशोगी ने सऊदी अरब के वास्तविक शासक प्रिंस मोहम्मद के कठोर तरीकों की आलोचना की थी। जब वो इस्तांबुल में सऊदी दूतावास में एक टर्किश नागरिक से शादी करने के लिए कुछ जरूरी कागजात लेने पहुंचे थे, तो उन्हें कोई नशीला पदार्थ दे दिया गया था। फिर उसके बाद उनका कत्ल कर दिया गया। अमेरिकी नेटवर्क सीबीएस के साथ एक साक्षात्कार में एमबीएस ने हत्या का आदेश देने से इनकार किया था, लेकिन कहा था कि वह पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि ये सऊदी सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया था। अमेजन फाउंडर का फोन सऊदी प्रिंस ने क्यों हैक करवाया? अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस का मोबाइल फोन साल 2018 में एक व्हाट्सएप मैसेज मिलने के बाद हैक हो गया था, जिसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के पर्सनल अकाउंट द्वारा भेजा गया था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान द्वारा उपयोग किए गए नंबर से एन्क्रिप्ट किए गए संदेश में एक मैलिशियस फाइल, एक तरह का करप्ट फाइल शामिल थी, जिसने डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण के परिणामों के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर आदमी के फोन को घुसपैठ किया था। नाम न छापने की शर्त पर गार्जियन से बात करने वाले सूत्रों के मुताबिक उस साल 1 मई को 2 लोगों की व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए फ्रेंडली बातचीत चल रही थी जब अनचाही फाइल भेजी गई थी। इस मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार बड़ी मात्रा में डेटा को बेजोस के फोन से कुछ घंटों के भीतर हटा दिया गया था। सऊदी की शान अरामको पर हूती का हमला। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको पर ड्रोन से हवाई हमले हुए थे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार काफी हद तक प्रभावित हुआ था। अरामको पर हुए हवाई हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली। इस हमले से सत्तारूढ़ अल सऊद परिवार की कई प्रमुख शाखाओं, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है, सभी के बीच चिंता पैदा हो गई है कि क्या एमबीएस दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक की रक्षा और नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। कुछ सऊदी आलोचकों ने कहा कि एमबीएस की ईरान के प्रति आक्रामक विदेश नीति और यमन युद्ध में उनकी भागीदारी ने राज्य को हमले के लिए उजागर किया।
ड्रोन हमलों का निशाना बनी अपकई की तेल रिफाइनरी में प्रतिदिन 70 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। वर्ष 2018 में अरामको की कमाई 111 अरब डॉलर थी। पिछले वर्ष अरामको ने सऊदी अरब सरकार को 160 अरब डॉलर का राजस्व दिया था। अरामको के पास दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल भंडार वाले क्षेत्र हैं और कंपनी को ये तेल भंडार बहुत कम कीमत पर मिले हैं। डिप्लोमैट को पीने की आजादी। कभी अति रूढ़िवादी रहा सऊदी समाज, अब धीरे धीरे अपने समाज को खोल रहा है। सऊदी सरकार ने हाल ही में आई शराब पीने की अनुमति देने संबंधी रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन इस दिशा में सऊदी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरब में पदास्थापित गैर मुस्लिम राजनयिक अब यहां पर पी सकते हैं। जनवरी 2024 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पहला सरकारी बार खुला, जो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये देश के लगभग 70 वर्षों के इतिहास में सऊदी अरब में खोला गया पहला बार बताया गया। सरकार के इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में शराब के अवैध निर्माण और तस्करी को कम करना है। आर्थिक विविधता और विजन 2030। प्रिंस सलमान ने सऊदी अरब को मनोरंजन और पर्यटन का ग्लोबल हब बनाने का फैसला किया है। सऊदी अरब में पहले सिनेमा, संगीत समारोह और सांस्कृतिक आयोजन लगभग बंद थे, लेकिन MBS के विजन 2030 के तहत देश में सिनेमाघर खोले गए, अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह आयोजित हुए। प्रिंस सलमान का सबसे महत्वाकांक्षी कदम है विजन 2030, जिसका लक्ष्य सऊदी अरब की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाना है। इसके तहत तकनीक, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है। सऊदी अरब खुद को वर्ल्ड के प्रीमियम प्रॉपर्टी मार्केट का सेंटर बनाना चाहता है। यहां न्यूम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जो आवासीय परियोजना को लग्जरी के नजरिए से परिभाषित करते हैं। क्राउन प्रिंस सलमान के इन फैसलों ने सऊदी अरब को दुनिया की नजरों में एक नए रूप में पेश किया है, जहां इस्लामी परंपराएं अब आधुनिकता के साथ संतुलन बना रही हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।